किसान ने उस गधे को उठाने का बार बार प्रयास किया, परंतु वह बेचारा गधा कमर टूट जाने के कारण नहीं उठ पाया। किसान ने देखा कि गधा बेचारा गिरा हुआ है, तो उसने सोचा शायद हमारा गधा सचमुच में बहुत ज्यादा चुकेल हो गया है और अब बोझा लाद करके आगे के लिए नहीं ले जा सकता। उसने तुरंत ही गधे के लिए उठाया और निकाल करके उस खंदक से सड़क के किनारे किया और उसके बाद में सारा सामान बकरे के ऊपर लाद कर लेकर के चल दिया। दर्शक बंधु, अब तो बकरे के लिए भारी बोझा लाद करके बाजार के लिए जाना पड़ा। अब तो बकरा मन ही मन में पछता रहा था कि उसने ऐसी तरकीब भला गधे के लिए क्यों बताई। अब तो बकरे के मुंह से हाय हाय की आवाजें निकलने लगी। उस गधे ने तो आज मार ही डाला। 2-3 बार में उस किसान ने उस बकरे की पीठ पर बोझा लाद लाद करके बाजार के लिए पहुंचाने लगा, लेकिन दर्शक बंधु अब कोई उपाय नहीं बचा था। अब इधर क्या हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। अब तो बकरे का ज्ञान उसी के लिए भारी पड़ गया और वह अपने ही जाल में फंस गया। अब इधर दर्शक बंधु अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए एक डॉक्टर के लिए अपने घर पर बुलाया। तब डॉक्टर ने आकर के उस किसान के लिए बताया कि हे भाई, आपके गधे की कमर जो टूट गई है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए गधे की जो मालिश है बकरे की चर्बी से ही करनी होगी। तब डॉक्टर की बात सुनकर किसान ने कहा, हे डॉक्टर साहब, इस बात की तुम चिंता मत करो। मेरा गधा जो है वो बहुत ही काम का व्यक्ति है, उसके बिना तो मेरा सारा धंधा चौपट पड़ा है। आखिर बकरा तो मेरे ही घर में रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में आ जाएगा। भला इससे अच्छी बात कौन सी होगी। दर्शक बंधु, यह बात जब बकरे ने सुनी तो बकरा मन ही मन में बड़ा ही दुखी हुआ। अब तो उन बातों को सुनकर के बकरा मन ही मन थर थर कांपने लगा और सोचने लगा, आज मैंने कैसा ज्ञान इस गधे के लिए दिया। आज मेरी ही बुद्धि मेरी ही जान पर बनाई। मैंने तो इस गधे से भी ज्यादा बड़ा गधे वाला काम किया है। यदि मैं इस गधे का आज गुरु नहीं बनता, इसे ज्ञान नहीं देता, तो आज मैं बेमौत नहीं मारा जाता। मुझे भला क्या पता था कि मेरा ही ज्ञान मेरी जान के लिए भारी पड़ जाएगा। कल ये किसान मेरे लिए मरवा देगा और मेरी चर्बी से अपने गधे के लिए ठीक करेगा। दर्शक बंधु, अब तो इस बात को सोच सोच करके बकरा मन ही मन में बड़ा ही दुखित था। अब तो बकरे को अत्यंत दुखी देख करके किसान कहने लगा, अरे भाई, गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूँ, भला तुम इतने मन में हताश निराश क्यों होते हो। तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारा ज्ञान उस गधे के लिए बता डाला। तब बकरे की इस चालाकी को सुनकर के गधे के लिए भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर बस यूं ही कहें कि उसकी अत्यंत चालाकी पर गधे के लिए अब तो बड़ी तेजी से हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, चालाक और स्वार्थी व्यक्ति दूसरे को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। तब गधा कहता है कि हे बकरे भाई, अब तो तुम्हारा मरना तय हो चुका है। अब तुम्हारे लिए अब कोई भी नहीं बचा सकता है। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं और समझदार लोगों के लिए ऐसे लोगों के ज्ञान से हमेशा बचकर के रहना चाहिए। तब गधा कहने लगा कि हे बकरा भाई, आज इस संबंध में मैं आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। अब तुम इस कहानी के लिए बड़े ध्यान पूर्वक सुनो कि हमें अपने जीवन में किन किन लोगों से सदैव ही बचकर के रहना चाहिए। दर्शक बंधु, बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। जिस राजा के घर में कोई भी संतान नहीं थी, वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु महात्माओं से, यहाँ तक भी कि जंगल के पेड़ पौधे वृक्षों से हर समय वो राजा प्रार्थना करता रहता था कि भगवान उसके घर में भी कोई संतान दे दे। पर दर्शक बंधु, उसकी सारी प्रार्थना यूं ही बेकार चली जाती थी। लेकिन उस राजा के लिए किसी भी कीमत पर संतान चाहिए। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में जाता है और शिकार तो खेलना भूल जाता है। एक स्थान पर जाकर के प्रार्थना करने लगता है। रोज की तरह वो राजा जब जंगल में जाकर के प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय पर राजा ने एक दिव्य आवाज सुनी, जो आवाज अपने शब्दों में कह रही थी, क्या तुम्हें एक पुत्र चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाएगी। यह सुनकर के वो सोच ही नहीं सकता कि राजा भला अब इस बात का क्या जवाब दे। इसलिए उस आवाज को सुनकर के राजा एकदम से चुप रह गया। अब राजा तुरंत ही जंगल से अपने महलों के लिए वापस लौट आया
और उसने अपने दरबार में पहुंच करके सारे दरबारियों के लिए अपने दरबार में बुलाया और उसके बाद में सभी दरबारियों के लिए जंगल में अपने साथ हुई उस घटना के बारे में समझाता है कि जंगल में एक आवाज ने मुझे अपने शब्दों में ये बात कही थी, यदि मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, यदि मैं बेटी मांग लूं तो वह घर से भाग जाएगी। अब तो मैं बड़े ही असमंजस में फंस गया हूँ कि मैं उससे जाकर के क्या मांगू और क्या ना मांगू। बाबा, मुझे इस बात का कौन सा उत्तर देना चाहिए। अब तो राजा की बात सुनकर के राजा के समस्त दरबारी जन राजा के लिए सलाह देते हुए कहते हैं कि हे महाराज, ये तो बहुत ही ज्यादा असमंजस में डालने वाली बात है। यदि आप पुत्र के लिए मांगते हैं और जन्म लेने के बाद में वह मर जाता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसीलिए महाराज, हम सभी दरबारी जनों सलाह ये है कि पुत्र ना होने से तो अच्छा है कि वह होना चाहिए। इसीलिए महाराज, आपके लिए पुत्र ना मांग करके लड़की ही मांगना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी लड़की भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और उसके बाद में आप अपनी पुत्री के लिए कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात महाराज, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय नजरें जमा करके रखेंगे तो वह लड़की कभी हमारे राजमहलों से निकल कर के भाग ही नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और इसके अलावा यदि लड़की पैदा हुई तो हम इसके अलावा उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग ना पाए। दर्शक बंधु, अब आगे हुआ क्या। अपने दरबारियों की राह लेने के बाद में राजा फिर से उसी जंगल में जाता है, उसी स्थान पर जहां पर वो आकाशवाणी ने अपने शब्दों में राजा से कहा था। अब तो इधर आकर के राजा प्रार्थना करता है। तब राजा के समक्ष वही आकाशवाणी अपने शब्दों में फिर कहती है, हे राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के प्रसन्न हैं। हम तुम्हें ये संतान देने के लिए सक्षम हैं, परंतु तुम्हारे लिए एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए? क्या तुम्हें एक लड़की चाहिए जो तुम्हारे महलों से भाग जाए? तब राजा ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में उस आकाशवाणी के लिए जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। तब राजा की बात सुनकर के आकाशवाणी ने अपने शब्दों में कहा, जाओ राजन, तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक पुत्री जन्म लेगी जो आगे चलकर के जवान होने पर भाग जाएगी। उधर गधा समझाता है कि हे बकरा भाई, अब इस कहानी के लिए बड़े ध्यान के साथ में तुम आगे सुनो। आगे चलकर के उस आकाशवाणी के द्वारा कही गई बात बिल्कुल ही सत्य साबित हुई। समय आने पर उस राजा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा हुई। अब तो सुंदर पुत्री के पैदा हो जाने के बाद में राजा एकदम से सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। और तो राजा के लिए अपनी बेटी की बात सोच सोच करके बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। दर्शक बंधु, इधर शहर से कई मील दूर इधर राजा का एक बगीचा बना हुआ था जिसके बीच में एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वह अपनी पुत्री के लिए उसी बगीचे वाले महल के अंदर लेकर के जाता है और एक दासी के साथ में उसने अपनी बेटी के लिए अपने महल में छोड़ दिया। इधर उसके बाद में राजा और रानी अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां पर चले जाती थी ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए कभी भी जिद ना करे और वह कन्या नगर शहर से हमेशा अपरिचित रहे। राजा की सोच यहाँ तक थी, लड़की हमारी यदि शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुओं के लिए देखेगी, आकर्षित लोगों से मिलेगी, तो ना जाने कब उसका मन भटक जाएगा। इसीलिए राजा ने इन सभी चीजों से अपनी पुत्री के लिए दूर रखा था ताकि वो इन सब बातों से और लोगों से अपरिचित रहे और वहां से कभी भी भाग ना सके। दर्शक बंधु, इधर राजा और रानी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कभी कभी महीने 2 महीने में आते जाते रहते थे। और इधर धीरे धीरे करके राजकुमारी जब सयानी हो गई, अर्थात शादी की योग्य हो गई, जैसे ही राजकुमारी ने अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा तो उसका मन सुंदर से वातावरण का देखने का होने लगा और आकर्षक वस्तुओं को देखने के लिए मन ललचाने लगा। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे के अंदर आता है और उस व्यक्ति ने जैसे ही राजकुमारी के लिए देखा और उस राजकुमारी ने भी उस नौजवान के लिए देखा तो देखते ही देखते दोनों में एक दूसरे को लेकर के प्रेम हो गया। राजकुमारी ने अपने जीवन में पहली बार
इतने सुंदर पुरुष के लिए देखा था, तो राजकुमारी देखते ही देखते उस राजकुमार को देख करके राजकुमार से प्रेम करने लगी। वह पुरुष राजकुमारी के मन के लिए भी भा जाता है और अब तो धीरे धीरे करके राजकुमार और राजकुमारी वो दोनों ही एक दूसरे से मिलने लगे। इस प्रकार से दोस्तों कुछ दिनों तक तो उन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहा। अब तो धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। अब तो दोनों के लिए एक दूसरे से इतना ज्यादा अटूट प्रेम हो जाता है। तब उन्होंने चुपचाप की खुशी खुशी शादी कर ली। उन दोनों ने ये शादी अपने माता पिता को बिन बताए ही कर ली थी। इस प्रकार से वह राजकुमार उस राजकुमारी के लिए विवाह करने के बाद में शहर में घुमाने के लिए ले जाने लगा। इधर 9 महीने के बाद में राजकुमारी ने एक सुंदर से पुत्र के लिए जन्म दिया। दर्शक बंधु, इधर अगली बार जब राजा अपनी पुत्री से मिलने के लिए आता है तो पहले तो वो आकर के उसकी दासी से मिला। उसने उससे पूछा कि हमारी पुत्री कैसी है। तब दासी कहने लगी, तुम्हारी पुत्री महाराज बहुत ही अच्छी है। आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे कि उसने अभी अभी एक सुंदर से पुत्र के लिए जन्म दिया है। मैं ये खबर आपके लिए महाराज भिजवाने ही वाली थी। दर्शक बंधु, दासी के मुख से इन वचनों को सुनने के बाद में राजा की पैरों के नीचे की धरती खिसक जाती है। राजा मन ही मन में सोचने लगा कि जिस बात की डर से मैंने उसे शहर से दूर मैंने एक बगीचे में रखा था और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वही बात हो गई। राजा के लिए अब तो वहां पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और अब राजा के लिए मन ही मन में बहुत ज्यादा क्रोध भी आने लगा। अब तो राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने के लिए इनकार कर दिया। दर्शक बंधु, अब तो वो राजकुमारी अपने पति और अपने पुत्र के साथ उसी बगीचे वाले महल में बड़े ऐशो आराम के साथ में रहने लगी। यह सुनकर के राजा ने भी कोई भी रिश्ता रखने के लिए उससे मना कर दिया। दर्शक बंधु, इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति और अपने बेटे के साथ उसी महल में बड़े हंसी खुशी के साथ में अकेली ही रहने लगी। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे करके राजकुमारी का पुत्र बड़ा होने लगा। राजा ने तो अपनी पुत्री से नाता तोड़ ही दिया था। ना तो राजा कभी भी उस बगीचे में आता था और ना ही कभी अपनी पुत्री से मिलने और अपने देवते से मिलने के लिए घर के लिए बुलाया करता था। इधर धीरे धीरे करके राजकुमारी का पुत्र जब वह 15 साल का हो जाता है, उसके बावजूद भी उस बेटे ने ना ही कभी अपने नाना के लिए देखा था। उसके बावजूद भी राजा ने उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था उस पर भी राजा ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा दी थी। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, राजकुमारी के पुत्र ने अपने माँ से कहा कि हे माँ, आज मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। तब राजकुमारी ने कहा अपने पुत्र से, हाँ बेटे, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे जाकर के मिलना। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। पुत्र, मेरे साथ साथ वो तुमसे भी नफरत करते हैं। हो सकता है तुमसे मिलने के बाद में शायद उनका मन बदल जाए। दर्शक बंधु, इधर गधा समझाने लगा कि हे बकरे भाई। इधर अगले दिन राजकुमारी का वही पुत्र सुबह के लिए जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर के काफी सारा धन माल लेकर अपने नाना से मिलने के लिए उनके महल के लिए चल दिया। जब धीरे धीरे करके वह वहां पर पहुंचा तो उसके नाना ने उसे देख करके उस पर कोई भी प्यार नहीं लुटाया, बल्कि प्यार दिखाना तो दूर उसकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार से